मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौधरी, सहायकाचार्य इतिहास। आपको हम पुनर्जागरण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था पुनर्जागरण का साहित्य पर प्रभाव। अब हम देखेंगे पुनर्जागरण का कला पर प्रभाव। पुनर्जागरणकालीन कला क्या थी, उस पर पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ा, मध्ययुगीन कला क्या थी, उसके क्या विशेषताएं थी, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मध्ययुगीन जो कला थी वो धर्म से प्रभावित थी। कला का उद्देश्य धर्म का प्रचार करना बना हुआ था। ये काल्पनिक तथा नीरस थी एवं रंगों के प्रयोग पर भी चर्च का प्रभाव था। चर्च विरुद्ध कला को अशुद्ध और असभ्य समझा जाता था। इस प्रकार पुनर्जागरणकालीन कला मध्ययुगीन नियमों और परंपराओं के बंधन के विरुद्ध विद्रोह माना जाता है। पुनर्जागरणकालीन कला प्राकृतिक सौंदर्य से जुड़ी, यथार्थवादी, सरस एवं जीवंत थी। अब कला के विभिन्न रूपों को हम अलग अलग रूप में अध्ययन करेंगे। देखते हैं सबसे पहले स्थापत्य कला। मध्यकाल की स्थापत्य कला को गौथिक शैली का कहा जाता था। इस शैली पर ईसाई धर्म का पूर्णतः प्रभाव था। इसे पुनर्जागरण काल में असभ्य समझा जाने लगा। पुनर्जागरण काल की शैली को ग्रीको रोमन शैली कहा जाता है और इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिनका हम क्रमवार अध्ययन करते हैं। जैसे पहली इसकी विशेषता है, इसमें सज्जा, श्रृंगार और डिजाइन पर सर्वाधिक बल दिया गया था। दूसरी विशेषता है इसकी क्लासिकल पद्धति पर आधारित खिड़की, दरवाजे आदि बनाए जाने लगे। तीसरी विशेषता है पत्थर के साथ साथ लकड़ी का भी प्रयोग होने लगा। चौथी विशेषता है इस शैली में मेहराब, गुंबद एवं स्तंभ पर बल दिया जाने लगा। पांचवी विशेषता है इसकी नुकीले मेहराबों के स्थान पर गोल मेहराब बनने लगे। यानी मध्यकाल में जो मेहराब थे वो नुकीले होते थे और अब पुनर्जागरण काल में उन पर गोल गुंबद बनने लगे। पुनर्जागरण काल की स्थापत्य कला का जो प्रथम प्रवर्तक माना जाता है वो थे फिलिपो ब्रूनोलेस्की। इसने फ्लोरेंस में सेंट मारिया कैथीड्रल के गुंबद को डिजाइन किया एवं पिटी पैलेस को भी डिजाइन किया था। पुनर्जागरण कालीन स्थापत्य कला का सबसे सुंदर जो उदाहरण मिलता है वो है रोम में बना हुआ सेंट पीटर्स चर्च है। इसको माइकल एंजेलो, राफेल, पेलेडियो ने डिजाइन किया। माइकल एंजेलो सेंट पीटर्स चर्च के निर्माण का कार्य 90 वर्ष की आयु तक देखता रहा। यह भव्य चर्च इतना बड़ा है कि इसमें 9000 व्यक्ति एक साथ प्रार्थना कर सकते हैं। राफेल ने 1518 ईस्वी में रोमन स्थापत्य कला को बचाने एवं सुरक्षित रखने के लिए व्यक्तिगत आपत्ति की थी। पेंड्रियो पोप पॉल तृतीय का सेंट पीटर्स चर्च के लिए सलाहकार था। स्थापत्य कला पर उसकी प्रमुख कृति है 4 बुक्स ऑफ आर्किटेक्चर। यह किताब सभी प्रमुख यूरोपीय भाषाओं में अनुदित हुई। पैलेडियो को रोमन शासक चार्ल्स पंचम एवं स्पेन के शासक फिलिप द्वितीय ने भी संरक्षण दिया था। पुनर्जागरणकालीन स्थापत्य कला का प्रभाव यूरोप के अन्य देशों पर भी पड़ा। फ्रांस के शासक फ्रांसिस प्रथम ने पुनर्जागरण स्थापत्य कला को संरक्षण दिया। इसने इलाके के लिए कॉलेज दे फ्रांस नामक संस्था स्थापित की। कौन सी संस्था स्थापित की? कॉलेज दे फ्रांस। इसने पेरिस में ल्यूरे का महल पुनर्जागरण शैली में बनवाया। वर्तमान में यह महल विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम है। इसे म्यूजियम में परिवर्तित करने का श्रेय नेपोलियन को है। मोनालिसा की मूल पेंटिंग इसी म्यूजियम में सुरक्षित है। स्पेन के शासक फिलिप द्वितीय ने भी रेनेसा कला को संरक्षण दिया। उसके समय में स्पेन में बना एस्कोरियल पैलेस इसी शैली में बना है।
जर्मनी में हाइडेलबर्ग का किला, इंग्लैंड में व्हाइट हॉल एवं सेंट पॉल का चर्च भी रेनेसां शैली में बने हैं। यूरोपीय देशों इटली के वास्तुकारों को आमंत्रित कर बड़े महल व भवनों का निर्माण हुआ, जिससे रेनेसां स्थापत्य कला को संरक्षण और प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार हमने देखा कि ये स्थापत्य कला में पुनर्जागरण काल में मध्ययुगीन और पुनर्जागरण कालीन स्थापत्य कला में ये परिवर्तन आए। अब हम देखते हैं कला के क्षेत्र में दूसरी चित्रकला की विशेषताएं। चित्रकला में पुनर्जागरण में क्या परिवर्तन आए? पुनर्जागरण काल से पूर्व चित्र सीधे दीवार पर बनाए जाते थे, जिन्हें भित्ति चित्र कहा जाता है। पुनर्जागरण काल में चित्रकला के लिए छत का भी भरपूर प्रयोग हुआ। उसके अतिरिक्त इस काल में दीवारों से हटकर लकड़ी, कागज एवं कपड़े पर भी चित्रकला के लिए माध्यम बनाया गया। दीवार से हटकर बनने वाली चित्रकला को ईजल पेंटिंग कहते हैं। पुनर्जागरण कालीन चित्रकला में रंगों का सुंदर सम्मिश्रण, सजीवता, प्राकृतिक सौंदर्य आदि प्रमुख विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। पुनर्जागरण कालीन चित्रकला का प्रथम प्रवर्तक जियोटो को माना जाता है। पुनर्जागरण कालीन चित्रकला का प्रथम प्रवर्तक जियोटो को माना जाता है। इसने प्रथम बार चित्रों के लिए लकड़ी एवं कपड़े का प्रयोग किया तथा जनसाधारण से संबंधित चित्र बनाए। पुनर्जागरण काल के प्रमुख चित्रकार के रूप में हम देखते हैं सबसे पहले लियोनार्डो दा विंची। पुनर्जागरण कालीन ये चित्रकला की विशेषताएं थी। अब हम देखते हैं पुनर्जागरण कालीन चित्रकार और उनकी प्रमुख कृतियां कौन सी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची ये फ्लोरेंस का निवासी था। इसने मिलान के धनाढ्य परिवार सोर्जा एवं फ्लोरेंस के मेडिची परिवार का संरक्षण मिला। इसकी प्रमुख पेंटिंग है, सबसे पहली पेंटिंग है लास्ट सफर। इसे जीवंत नाटक कहा जाता है, क्योंकि इस पेंटिंग में जीसस क्राइस्ट की घोषणा, हम में से कोई एक धोखेबाज है, के समय के उनके और उनके साथियों के मनोभाव स्पष्ट दिखाई देते हैं। दूसरी इनकी कृति है मोनालिसा। इसे ला गियोकोंडा भी कहते हैं। मोनालिसा अपनी रहस्यमय मुस्कान के लिए प्रसिद्ध है, ये तो आप सभी जानते हैं। इस मूल पेंटिंग की माप 2x2.4 इंच है। यह 1911 में चोरी हो गई और 1913 में फ्लोरेंस में मिली। तीसरी इनकी कृति है वर्जिन ऑफ द रॉक्स तथा वर्जिन एंड चाइल्ड निधि सेंट एन। ये भी विंसी की पेंटिंग है। विंसी को उनके अंतिम समय में फ्रांस के शासक फ्रांसिस प्रथम ने संरक्षण दिया था। दूसरे चित्रकार हैं उस समय के माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो भी फ्लोरेंस के बहुआयामी कलाकार थे। इसने सिस्टाइन चैपल की छत पर 6000 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में पेंटिंग बनाई। इस पेंटिंग में कुल 145 चित्र एवं 394 आकृतियां हैं। सिस्टाइन चैपल वेटिकन में है और इसमें प्रमुख आकृतियां जो हैं उनमें हैं पहली लास्ट जजमेंट। सिस्टाइन चैपल वेटिकन में इन्होंने जो चर्च बनाया है, इसमें कई कृतियां हैं, जिनमें प्रमुख कृति है लास्ट जजमेंट। इसे बनाने में एंजेलो को 20 वर्ष लगे। इसमें मनुष्य को ईश्वर से दया की भीख मिलने की आशा न रही हो जैसे मनोभाव प्रकट होते दिखाई देते हैं। दूसरी है द फॉल ऑफ मैन। इसमें एंजेलो ने ईसा के जन्म से लेकर प्रलय की कहानी का चित्रण किया है। इसे बनाने में उसे 5 वर्ष लगे और इसे बनाते हुए वह अंधा हो गया था। तीसरे चित्रकार है राफेल। यह पुनर्जागरण कालीन एक लोकप्रिय चित्रकार था।
इसने विंसी और एंजेलो को भी पीछे छोड़ दिया था, लेकिन अल्पायु में ही काल का ग्रास बनने से कला के जो हानि हुई वह अपूर्णीय है। उसकी प्रमुख कृतियां हैं सिस्टाइन मैडोना। राफेल ने अपनी इस प्रमुख कृति में प्रेम, वात्सल्य, मातृत्व आदि का चित्रण किया है। चौथे चित्रकार है टाइटियन। यह वेनिस शहर का राजकीय चित्रकार था। यह तैल चित्र बनाने में दक्ष था। इसने चित्रकला में वेनिसियन शैली का सूत्रपात किया। रेनेसा कालीन चित्रकला का यूरोप के अन्य देशों पर भी बहुत प्रभाव पड़ा। इस काल में हॉलैंड में हर्बर्ट आइक एवं जॉन वॉन आइक ने चित्रकार भाई हुए, जिन्होंने रंगों के मिश्रण एवं तेल चित्रों में दक्षता प्राप्त की। इस काल में जर्मनी में एब्रेट ट्यूरर एवं हैंस हॉलवेन नामक प्रमुख चित्रकार हुए। एल्ब्रेट ड्यूरर को ताम्र पत्रों पर नक्काशी व लकड़ी पर खुदाई की कला में दक्षता प्राप्त थी। उसकी प्रमुख कृतियों में द नाइट एंड डेथ एवं जर्मेन इन हिज स्टडी आदि प्रमुख हैं। ये प्रमुख चित्रकार थे जिन्होंने चित्रकला में पुनर्जागरण काल में अपना योगदान दिया। अब हम देखते हैं पुनर्जागरण कालीन मूर्ति कला। पुनर्जागरण कालीन मूर्ति कला का प्रथम प्रवर्तक दोनों तेलों को माना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं इरेजियो डानार्मी, इसे ग्रेटा मेलाटा भी कहते हैं। यह कांसे की ढली हुई योद्धा की मूर्ति है। इसे रोमन साम्राज्य के पश्चात प्रथम काश्यप मूर्ति माना जाता है। दूसरी कृति है इनकी सेंट जॉर्ज की मूर्ति। यह उसने फ्लोरेंस के चर्च के लिए बनाई। तीसरी है सेंट मार्ल की मूर्ति। यह उसने वेनिस के चर्च के लिए बनाई। दूसरे मूर्तिकार हुए हैं लोरेंजो गिबर्टी। लोरेंजो गिबर्टी इसने फ्लोरेंस के चर्च के 2 प्रमुख द्वारों पर नक्काशी की मूर्तियां बनाई। माइकल एंजेलो ने इन द्वारों को स्वर्ग के द्वारों पर रखे जाने योग्य बताया है। तीसरे मूर्तिकार के रूप में हम लेते हैं माइकल एंजेलो। इसने लगभग 400 मूर्तियां बनाई। इनमें प्रमुख कृतियों हैं पिएटा। पिएटा की जो कृति है ये 16 फीट ऊंची मूर्ति रोम के सेंट पीटर्स चर्च के मुख्य द्वार पर रखी है। इसमें मदर मेरी व जीसस क्राइस्ट के सूली पर चढ़ने के पश्चात गोदी में ले रखा है। दूसरी है इनकी डेविड या दाऊद की कृति। यह एंजेलो द्वारा फ्लोरेंस में बनाई गई एक सशक्त पुरुष की मूर्ति है। तीसरी कृति है इनकी मोजेज या मूसा। यह एंजेलो ने पोप जूलियस II की समाधि के लिए बनाई। अगले जो मूर्तिकार हुए हैं वो हैं ल्यूका डेला रोबिया। इसने टेराकोटा की मूर्तियां की एक संस्था स्थापित की थी। स्पेन के शासक फर्डिनेंड ने समाधियों पर मूर्तियां रखने की परंपरा प्रारंभ की। फर्डिनेंड एवं महारानी इसाबेल की समाधियों पर रखी मूर्तियां रेनेसा शैली की हैं। फ्रांस के शासक फ्रांसिस प्रथम व इंग्लैंड के शासक हेनरी सस्तम ने इटली में कई मूर्तिकारों को अपने यहाँ आमंत्रित किया एवं संरक्षण दिया। इस प्रकार मूर्ति कला पर मध्यकाल की तुलना में पुनर्जागरण काल में जो परिवर्तन आए वो आपको हमने अभी समझाए। अब देखते हैं संगीत कला में पुनर्जागरण काल में क्या परिवर्तन है। मध्य युग में चर्च में संगीत वर्जित था। रेनेसा काल में सेंट एम्ब्रोस नामक संत ने चर्च में संगीत को अनिवार्य बताया तथा संगीत को प्रोत्साहन दिया। मार्टिन लूथर ने भी चर्च में संगीत का समर्थन किया तथा 1524 में उसने चर्च के लिए गीतों पर एक पुस्तक लिखी, जिसे धार्मिक गीतों की प्रथम पुस्तक माना जाता है। इसी प्रकार 16वीं शताब्दी के मध्य में इटालियन विद्वान
गियोवेनी पैलेस्टीना ने मोजेज नामक सामूहिक गीतों पर पुस्तक लिखी। यह पुस्तक विश्व में आज भी सामूहिक गीतों का आधार है। इस पुस्तक की एक रचना इम्प्रोपारिया का गायन के बाद प्रत्येक गुड फ्राइडे को वेटिकन में किया जाता है। इस काल में वायलिन, पियानो आदि का आविष्कार एवं आधुनिक ओपेरा की शुरुआत हुई। ये थे हमारे पुनर्जागरणकालीन कला पर प्रभाव।